स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं शैवेंद्र कुमार व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर। आज का हमारा टॉपिक है संसदीय व्यवस्था के दोष। पिछली जो क्लासेज हुई उसमें हमने संसदीय व्यवस्था क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, संसदीय व्यवस्था के लाभ, इनके बारे में अध्ययन किया। और आज हम अध्ययन कर रहे हैं संसदीय व्यवस्था के दोषों के बारे में। तो पहला दोष है वो है कि संसदीय व्यवस्था है ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है। जैसा कि आप जानते हैं कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अंतर्गत शासन के अंग परस्पर स्वतंत्र रहते हैं और उनके बीच में शक्तियों का विभाजन रहता है। लेकिन संसदीय जो लोकतंत्र है, इस संसदीय लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पूर्णतः पृथक होने के बजाय ये एक ही स्थान पर केंद्रित दिखाई देती हैं। कार्यपालिका स्वयं विधायिका का एक अंश होती है, एक भाग होती है, क्योंकि कार्यपालिका का निर्माण विधायिका में से ही किया जाता है। ऐसी स्थिति में निरंकुशता भी संभव है। जैसे ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता मानी जाती है, लेकिन संसद की जो शक्तियां हैं वो मंत्रिमंडल में केंद्रित हो चुकी हैं। ब्रिटेन में लॉर्ड सभा ही सर्वोच्च न्यायालय है। इसलिए प्रश्न उठता है कि जब न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति शून्य हो और शासन की समस्त शक्तियाँ एक स्थान पर केंद्रित हों तो शासन का स्वरूप कैसा होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि संसदीय जो व्यवस्था है उसका जो पहला दोष नज़र आता है वह है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध है ये। दूसरा दोष है दलीय शासन। संसदीय शासन प्रणाली में जहां एक और योग्य अनुभवी मंत्रियों की मंत्रिमंडल के अंतर्गत सदस्यता की संभावना रहती है, वहीं दूसरी ओर दलीय शासन के कारण चालाक, अवसरवादी राजनेता भी सरकार में आ जाते हैं। विशुद्ध रूप से राजनीतिक मान्यताओं पर आधारित इस संसदीय शासन व्यवस्था में राजनीतिक जो संकीर्णताएं वो देखने को मिलती हैं। जो सत्ताधारी जो पार्टी है, इस पार्टी के द्वारा लूट के माल को बांटने की जो परंपरा है वो भी देखने को मिलती है। तो कहने का तात्पर्य है कि संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत दलीय शासन है उसकी संभावना रहती है। तीसरा है व्यवस्थापका की शक्तियों का पतन। संसदीय लोकतंत्र की एक गंभीर समस्या है कि इसके अंतर्गत जो व्यवस्थापका है, अर्थात जो जनता की भावनाओं का सामूहिक प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, इसका तुलनात्मक रूप से क्षरण हुआ है, पतन हुआ है। लॉर्ड ब्राइस ने अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसी में ये प्रश्न उठाया था कि क्या विधायिका का पतन हो रहा है। तो भारत और ब्रिटेन के अनुभवों से अगर देखें और तथ्यों से प्रमाणित हुआ है कि कार्यपालिका की बढ़ती शक्तियों ने विधायिका की भूमि को गौण कर दिया है। यदि विधायिका में किसी एक दल का अत्यधिक बहुमत है तो विधायिका की स्थिति है वो कार्यपालिका के सामने मूक दर्शक जैसी बन जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि व्यवस्थापका की शक्तियों का पतन है वो इस व्यवस्था में देखने को मिलता है। चौथा है राष्ट्रीय हितों की अवहेलना। संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक दलों की जो मानसिकता होती है वो हमेशा ही दलीय नीति जो हैं उनको आगे बढ़ाने की होती है, उनके हितों के संवर्धन में सहायक वाद विवाद करने की होती है और राष्ट्रीय महत्व है उसको भुला दिया जाता है। लॉर्ड ब्राइस का एक कोटेशन है कि इस प्रणाली में, यानी जो संसदीय व्यवस्था है, इसमें दलीय भावना बढ़ती है और सदा तीव्र बनी रहती है। अधिकांश लोग सरकार की गलत नीति का सत्ता पक्ष के सदस्य इसलिए विरोध नहीं कर पाते कि
भी दलीय अनुशासन से बंधे होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस व्यवस्था में राष्ट्रीय हितों की अवहेलनाएँ वह भी देखने को मिलती है। फिर है अस्थिर शासन। संसदीय जो शासन प्रणाली है, इसके पास यानी जो संसदीय जो प्रणाली है, इसमें वास्तविक कार्यपालिका यानी जो मंत्रिपरिषद है उसके पास पर्याप्त बहुमत होना चाहिए और सदन का विश्वास होना चाहिए, अन्यथा मंत्रिपरिषद है उसका पतन हो जाता है। अब जब त्रिशंकु की स्थिति बनती है, यानी त्रिशंकु जो विधायिका है, मतलब जिसमें किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिला हो, तो उस समय इस संसदीय व्यवस्था के दोष अधिक दिखाई देते हैं। जैसे कि भारत में निरंतर होते रहे आम चुनाव हैं और गठबंधन सरकारों का जो पतन है उसने प्रश्न खड़ा कर दिया आज हमारे सामने कि संसदीय व्यवस्था में अस्थिर शासन है, इसलिए क्यों नहीं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया जाए। छठा है आपातकाल में अनुपयुक्त, यानी संसदीय जो शासन प्रणाली है यह आपातकाल के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि इस प्रणाली में जो कार्य किया जाता है उस कार्य करने की जो पद्धति है वो विधायिका के साथ समन्वय करने और समुचित वाद विवाद या विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लेने से संबंधित है। तो सामान्य जो दिन है यानी शांतिकाल का जो समय, उसमें तो ये प्रणाली उचित प्रतीत होती है, लेकिन संकट के समय हमें तात्कालिक रूप से निर्णय लेना पड़ता है, लेकिन जैसा कि व्यवस्था में समुचित वाद विवाद होगा, विचार विमर्श होगा और निर्णय लेंगे, तो ऐसे संकट काल के समय में शीघ्रता से निर्णय नहीं लिए जा सकते। तो इसलिए ये जो व्यवस्था है वो आपातकाल के लिए अनुपयुक्त प्रतीत होती है। इसी प्रकार से अगला दोष है कि नौकरशाही का दबदबा, यानी संसदीय जो शासन व्यवस्था है, इस व्यवस्था में वास्तविक जो कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद है उसके अधीन स्थायी, जिसे प्रशासनिक कार्यपालिका कहते हैं, कार्य करती है, यानी स्थायी या प्रशासनिक कार्यपालिका यानी नौकरशाही। तो नौकरशाही के समस्त जो अवगुण हैं, इन समस्त अवगुणों से युक्त जब प्रशासनिक कार्यपालिका मंत्री परिषद को या मंत्रियों को परामर्श देती है, नीति और कानूनों के क्रियान्वयन का कार्य करती है, तो उस समय अस्थिर सरकारों के समय ये नौकरशाही है उसमें निरंकुशता आ जाती है। साथ ही जब प्रतिबद्धता का अभाव हो या छद्म तटस्थता से युक्त नौकरशाही राजनीतिक कार्यपालिका को सहयोग करती है तो वो पूर्णतः सहयोग नहीं कर पाती। तो कहने का तात्पर्य है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत नौकरशाही का दबदबा है वह भी दृष्टिगोचर होता है। तो इस प्रकार से हमने संसदीय शासन व्यवस्था के प्रमुख दोष देखे, जिनमें देखा कि व्यवस्था शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है, इसमें दलीय शासन पाया जाता है, इसमें व्यवस्थापका की शक्तियों का पतन हुआ है, राष्ट्रीय हितों की अवहेलना होती है, स्थिर शासन देखने को मिलता है, आपातकाल के अनुपयुक्त है और नौकरशाही का दबदबा पाया जाता है। थैंक यू।